नालंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको अध्याय 1 जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक उस लेसन का सार बताऊंगी। ये जो अध्याय है बोर्ड में इस अध्याय से 5 अंक का प्रश्न आता है। एक आता है 1 अंक में ज्योति लघुत्रात्मक होता है, उसका उत्तर हमें 20 शब्दों में देना होता है। और एक इसका क्वेश्चन आता है 4 नंबर में जिसका उत्तर हमें 100 शब्दों में देना होता है। तो आज इस लेसन के सार के बारे में, महत्वपूर्ण सार के बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले महाजनपद यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत व शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार इनकी संख्या 16 मानी गई है और इनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो 16 महाजनपद है इनमें 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो था राजतंत्रात्मक, एक था गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में राजा जो होता था वो निरंकुश व वंशानुगत होता था, जैसे कौशल है, वत्स है, अवंती है, मगध है। उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। गणतंत्र राजा का निर्वाचन होता था, वजी व मल प्रमुख गणराज्य थे। राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान में जांगल जनपद था, वो बीकानेर, जोधपुर, इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी और वर्तमान में इसका नाम नागौर है। सूरसेन जनपद, मथुरा राजधानी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर सारे जिले इसमें शामिल थे और श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। सीवी, उदयपुर और चित्तौड़ शामिल था, इसकी राजधानी मध्यजिका थी, वर्तमान में इसे हम नगरी कहते हैं। और इसका विस्तार था वो पश्चिम से लेकर दक्षिणी पश्चिमी तक था। मत्स्य जनपद राजस्थान का पूर्वी भाग, वर्तमान में जयपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, ये सारा इसी का भाग था और इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश की जो नींव है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके की थी। मौर्य वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की नींव रखी, बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार जिसे अमित्रो चटर्जी कहा जाता है। मौर्यकालीन केंद्रीय व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की राजतंत्रात्मक शासन पद्धति में राजा केंद्रीय शासन का प्रमुख हुआ करता था। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज थे। मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र को जांचा व परखा जाता था जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। मंत्रियों से नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जिन्हें विभागाध्यक्ष कहते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है जिसमें सबसे प्रमुख था शनिदाता यानी कि कोषाध्यक्ष हुआ करता था। इसका मुख्य कार्य कोष गृह बनवाना, अनागार बनवाना था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। आठविक वन विभाग का अध्यक्ष था। समाहर्ता राजस्व एकत्रित करता था और वार्षिक बजट तैयार करता था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मौर्य प्रशासन में सैन्य संगठन हेतु अलग से सैन्य विभाग था। 6 समिति विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग थे पैदल, अश्व, हाथी, रथ व नौसेना। इनके प्रबंध की देखभाल अंतपाल नामक एक अधिकारी किया करता था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, उसके अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, संपूर्ण मौर्य समाज में न्याय हेतु विशेष प्रबंध थे। न्याय के सबसे छोटे न्यायालय को ग्राम न्यायालय था। उसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख व जनपदीय न्यायालय होते थे। राजा स्वयं न्याय की सर्वोच्च संस्था था। न्याय भी 2 प्रकार के थे, धर्मस्थलीय न्यायालय, ये दीवानी न्यायालय थे जो लोगों की आपसी मामलों की सुनवाई करते थे। इनमें 3 धर्मस्थ, 3 आमत्य होते थे जो धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते थे। कटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी न्यायालय था। इसमें 3 न्यायाधीश आमत्य होते थे। ये राज्य के बीच विवादित मामलों में न्याय करते थे। अशोक का धम्म, अशोक मौर्य सम्राट अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है उसे धम्म कहा गया है। इसकी परिभाषा अशोक ने दूसरे व 7वें अभिलेख में दी है। धम्म की आवश्यक शर्तें थी माता पिता व गुरु की सेवा करना, समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ व्यवहार करना, किसी भी
प्राणीवान जीव जंतु के प्रति अहिंसा की भावना नहीं रखना, सन्यासियों, भिक्षुकों, ब्राह्मणों, दीन दुखियों से श्रेष्ठ व्यवहार करना और थोड़ा कुछ व्यय करना। कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग नरेश नंद ने नंद राजा पर आक्रमण किया था। उसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और इस युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया और प्रजा की नैतिक उन्नति हेतु धर्म की स्थापना की तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप मौर्य विस्तारवादी नीति का अंत हो गया था। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के देखो निम्न कारण थे। पहला कारण था निर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी, प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार, दरबार के षड्यंत्र, विदेशी आक्रमण और अशोक की नीति। अंतिम मौर्य जो राजा था वो था बृहदर्थ। नेक्स्ट वंश था गुप्त वंश। इसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अन्य शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम जो कि स्वतंत्र व शक्तिशाली शासक था। लिच्छवी के साथ भी इसके संबंध थे। समुद्रगुप्त, इनके दरबारी विद्वान हरिशेन ने प्रयाग प्रस्तुति इलाहाबाद की रचना की थी जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त ने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से भी किया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। चीनी यात्री फाहियान भी उसी समय भारत में आया था। कुमारगुप्त, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील थी, उसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्तकालीन जन जीवन सुरक्षा, शांति, संपन्नता, दिव्य क्षमताओं के प्रदर्शन का युग था। इसने भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को निम्न बिंदुओं में बांटा जा सकता है। पहला है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। गुप्त काल की राजकाज की भाषा संस्कृति। इस काल में अभिज्ञान शाकुंतलम व रघुवंश महाकाव्य के लेखक कालिदास, मृच्छकटिंकम के लेखक शूद्रक वे मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त जैसे विद्वान हुए थे। रामायण व महाभारत व मनु संहिता भी अपने वर्तमान स्वरूप में इसी काल में आई थी। दूसरा योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में। गुप्त काल में गणित, विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष में खूब उन्नति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि महान गणितज्ञ व ज्योतिषज्ञ हुए थे। इस काल में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। कला के क्षेत्र में इस काल की वास्तुकला, चित्रकला की धातु कला के प्रमाण झांसी, कानपुर के अवशेषों, अजंता की गुफाओं, दिल्ली के लोह स्तंभ, नालंदा से प्राप्त बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति आदि से मिलते हैं। मंदिरों में तिगवा का मंदिर, झुमरा का मंदिर, नवलगढ़ का मंदिर था वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट वंश है चोल वंश। इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। ये दक्षिण पथ के प्रमुख 3 राजाओं में से एक था। उसका उत्कर्ष राजा राज के समय हुआ था। सबसे पराक्रमी शासक राजेंद्र प्रथम था जिसने गंगाधारी अभियान की सफलता पे गंगे कोट की उपाधि धारण की थी। अंतिम राजा राजेंद्र कुलोत्तुंग था। संत रामानुज के समकालीन थी। चोल प्रशासन जो था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उप विभाग को कोटम और कोटम के ग्रुप के उप विभाग को कुर्रम यानी कि ग्राम कहते थे। ग्राम के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे। भूमि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ जंगी जहाजी बेड़ा भी था। विशेष राष्ट्रकूट वंश। इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने 236 में की थी। अंचन चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा सेकंड को हराया था। गुर्जर प्रतिहार। इसकी स्थापना नागभट्ट नामक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। इसका सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था जो मिहिर भोज के नाम से जाना जाता था। चालुक्य, इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसकी 3 शाखाएं थी। बादामी के चालुक्य, पुलकेशन, कीर्ति वर्मा प्रथम व पुलकेशन, राजधानी बादामी बीजापुर कर्नाटक। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तेलप सेकिन। वेगी के चालुक्य वर्तमान आंध्र प्रदेश। संस्थापक था विष्णुवर्धन, पुलकेशिन का छोटा भाई। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हेवेनसांग इसी के शासन काल में भारत आया था। सुंग वंश,
स्थापना 185 ईस्वी में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धर्थ की हत्या करके की थी। दीपांतर यानी कि प्राचीन काल में समुद्र पार जो भारतीय प्रदेश थे उनको दीपांतर कहा जाता था। नेक्स्ट है अग्रहार। अग्रहार दक्षिण भारत में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। इस पर ब्राह्मणों से भूमि या कोई अन्य कर नहीं लिया जाता था। सातवाहन शासकों ने इसे सर्वप्रथम शुरू किया था। कनिष्क जो था वो कुषाण वन का प्रमुख शासक था। उसने कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। पाल वंश, इसकी स्थापना 250 ईस्वी में गोपाल ने की थी और ये सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। हर्यक वंश, मगध साम्राज्य का वास्तविक उदय इसी वंश के समय हुआ था। इस वंश का समय 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में था। इसका प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था जो साम्राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है।